मेरा एटीट्यूड रहता है कि इफ़ अगर कोई बंदा है उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ भी हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, तो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसके उस बिहेवियर को प्रमोट या एनकरेज करने के लिए टू बी, मतलब उसको उन चीज़ों के लिए एनकरेज करना और लाइक तारीफ़ करना फॉर दैट बिहेवियर। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे पुश मिलता है उसकी गुड क्वालिटीज़ को। और रिगार्डिंग डोंट जज, तो इसमें मेरा ये रहता है कि मतलब आई डोंट, जो बुरे हैं तो भी उनमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है, और मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, एक ये भाव रहता है। तो जनरली आई डोंट जज पीपल, लाइक अगर मेरे सामने कोई क्रिमिनल भी है तो आई सी के यार कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो रहा होगा विच आई डोंट नो, हु एम आई टू जज। तो नाउ व्हेन आई डोंट जज एंड बी पॉजिटिव, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो दिस इज समथिंग विच इज। ये पहली चीज़ जो उन्होंने कही कि आदमी होता है, आदमी में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, तो जो अच्छाइयाँ हैं उनकी ओर क्यों ना देखें, पॉजिटिव क्यों ना जिएं। आपका जो पूरा मेंटल मॉडल है ना, पैराडाइम, वो बिहेवियरल है। आप देख रहे हैं कि एक आदमी है, बहुत गौर से समझिएगा, एक आदमी है, उसके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ उसे आप बोल रहे हैं उसके पास उसमें कुछ गुड क्वालिटीज़ है कुछ बैड क्वालिटीज़ हैं। तो आप उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो उसके पास हैं, आप उसकी नहीं बात कर रहे जो वो है। नहीं समझ रहे हो? आप उसके केंद्र की बात ही नहीं कर रहे हो, आप उसके बिहेवियर की बात कर रहे हो। आप उसके केंद्र की बात नहीं कर रहे हो, आप उसके गुणों की बात कर रहे हो। जो असली बात है वो ये है कि अगर केंद्र ही गलत है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और जब आप ये बोल देते हो कि उसमें कुछ बुरा तो है लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छा भी है, तो आप उसे ये भरोसा दे देते हो कि तुझे अपना केंद्र विस्थापित करने की, अपना सेंटर डिस्प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, तू ठीक है, तू ठीक है, बस तुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं। और यही कह करके तो हम किसी को भी बदलने नहीं देते, बेहतर नहीं होने देते, या ये कह लीजिए कि हम सारा बदलाव, सारी बेहतरी बस सतही तौर पर आने देते हैं, गहराई से किसी को नहीं बदलने देते। उदाहरण के लिए आप कहेंगे दुर्योधन में भी तो कुछ अच्छाइयाँ थीं, कहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इससे बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। दुर्योधन में तो कुछ अच्छाइयाँ थी ना, क्या अच्छाइयाँ थी? आप कहेंगे अनुशासन था, नहीं तो वो इतना अच्छा गदा युद्ध कैसे करता? बात समझ रहे हैं? वो भी तो इतना बड़ा योद्धा था, सूरमा था, भीम को टक्कर देता था, तो जरूर बहुत अनुशासन से उसने गदा भांजना सीखा होगा। अनुशासन है उसमें, लेकिन वो सारा अनुशासन उसका किस केंद्र से आ रहा है, सेंटर क्या है उसका? आप कहोगे दुर्योधन में तो कुछ पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव, पर दुर्योधन का सारा जो डिसिप्लिन, अनुशासन है, वो किस केंद्र से आ रहा है? वो अनुशासन क्यों था उसमें? ताकि वो किसी की गद्दी हड़प सके, ताकि वो कृष्ण के खिलाफ खड़ा हो सके। तो दो कौड़ी की है ना ऐसी पॉजिटिविटी जो गलत सेंटर से आ रही है। सेंटर तो बताइए मुझे, आप क्वालिटी देख रहे हो, सेंटर देख नहीं रहे। कंस में कुछ गुण नहीं थे क्या? जुड़ास में नहीं थे? मेघनाद, कुंभकर्ण, विभीषण, शकुनी में नहीं थे? शकुनी से अच्छा कौन फेंकता था पासा? तो मुझे एक आदमी दिखा दो जिसमें कोई अच्छाई ना हो। और इन सब अच्छे लोगों ने ही आज दुनिया को तबाह कर दिया, दुनिया नर्क बना दी, इतनी प्रजातियां सब विलुप्त हो गई, हमें पता भी नहीं है कि हम इतिहास के सबसे गंदे दौर में जी रहे हैं। ये किसने किया? ये इसी रवैये ने किया कि हर आदमी में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। आदमी कैसा है ये तो बताओ। मेरे पास ये है, ये सफेद है, ये काला है, तुम बोल दोगे ये मेरी अच्छाई है, ये मेरी बुराई है। इसमें तुमने ये तो बताया ही नहीं। ये जो मेरी अच्छाई है, ये सारी अच्छाई मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगा अगर मैं ही बुरा हूं तो? बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड है, कहां से आ रहा है? अल-कायदा से आ रहा है। वो अपना सारा डिसिप्लिन काय के लिए इस्तेमाल कर रहा है? बोलो मुझे। इतने सारे स्लॉटर हाउसेज हैं, वो सुप्रीम एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। क्या पॉजिटिव बात है, कुछ सीखना चाहिए, हमें भी इनसे भी कुछ सीखना चाहिए।
भाई वो इतनी जो एफिशिएंसी दिखा रहा है वो किस लिए दिखा रहा है? कत्ल करने के लिए दिखा रहा है। पर आप में इतना प्रेम नहीं होता कि किसी के जीवन में इतनी गहराई से प्रवेश करके उसको बताएं कि तुझमें जो अच्छाई भी है ना, वो अच्छाई किसी बहुत गलत चीज को समर्पित है, जिसको तुम अच्छाई बोलो। और फिर तुम अच्छाई बोलते हैं किन चीजों को जो तुम्हारे काम की लग रही, तुम अच्छाई बोल देते हो। अच्छे और बुरे का सिर्फ एक निर्धारण होता है, केंद्र। ये या तो ये अच्छा या तो बुरा है, बाइनरी चलती है, इसमें कोई बीच की बात नहीं होती। लेकिन ये भी एक मॉडर्न पैराडाइम है। लाइफ इज ग्रे। कोई पूरी तरह सही नहीं होता, कोई पूरी तरह गलत नहीं होता। वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीबडी। ये सब शैतानी वक्तव्य हैं, इन्होंने दुनिया खा ली। हाँ, योर ट्रुथ टू यू एंड माइन टू मी। देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स। वी लिव इन अ वेरीगेटेड वर्ल्ड। बर्बाद कर दिया इन बातों ने दुनिया को। तो फिर दुर्योधन का सच दुर्योधन के साथ, अर्जुन का सच अर्जुन के साथ। कृष्ण क्यों अर्जुन के साथ खड़े हैं? हु इज कृष्ण टू जज दुर्योधन कि भीम इसकी जांग तोड़ दे? ये तो बड़ा जजमेंट कर दिया। फिर तो सुप्रीम कोर्ट काय के लिए है? बड़े पापी हैं सब, जज ही जज हैं। उनका तो काम ही है जज करना, जज करना। कुछ बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, हाउ एम आई टू जज एनीबडी? जिसने भी जो कुछ भी किया उससे कुछ अतीत है ना। अगर सब अपने अतीत के ही गुलाम है तो फिर विकल्प कहां है? फिर तो किसी भी चीज पर किसी को भी सजा दी नहीं जा सकती। अगर हर व्यक्ति अपने अतीत का और बाह्य परिस्थितियों का ही गुलाम है, जो कि बात इसमें कही जाती है कि मैं कैसे जज करूं, जो कुछ भी कोई कर रहा है उसके पीछे कोई कारण होगा, तो फिर एजेंसी कहां है? चॉइस कहां है? फिर तो हर चीज वैध ठहराई जा सकती है, जस्टिफाई की जा सकती है, ये बोलकर कि मैं क्या करूं। वही देवदास, मैं तो मजबूर थी, मैं क्या करूं, हालात ऐसे थे कि मुझे ये करना पड़ा। मैं बुरा आदमी थोड़ी हूं, मुझसे बुरा काम हालातों ने करवा दिया। ये क्या बकलोली है? कुछ भी मैं क्या करूं, और ये खूब चलता है। और ये अब तो और चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आज हर आदमी अपने आप को घोषित करने में लगा हुआ है कि मैं मानसिक तौर पे मुझे भी कोई बीमारी है। आई एम नॉट कूल अगर मुझे कुछ है नहीं। अगर मेरा खोपड़ा संट है तो इसका मतलब मैं डेटेड हूं, आउटडेटेड। अगर आपको कोई बीमारी नहीं चल रही है तो इस वक्त इसका मतलब यह है कि आप अनकूल हो बहुत। कूल होने का मतलब यही है कि आपको दो चीज़ें घोषित करनी पड़ेंगी। पहला, कि आपके साथ बचपन में कोई ना कोई ज़बरदस्त हादसा हुआ था। कोई सेलिब्रिटी मुझे दिखा दो जो ये डिक्लेयर करने पे ना उतारू हो कि उसके साथ 3 की उम्र में 5 की उम्र में क्या हुआ था। ये कैसे घरों में रहते हैं कि इनके साथ यही सब होता रहता है, अजीब। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ ना कुछ खोपड़े में होना चाहिए। ये मुझे ये बीमारी है, मुझे फलानी बीमारी, मुझे फलानी बीमारी। अब क्या है ना, शरीर की बीमारी बताओगे तो पकड़ में आ जाएगी कि है कहाँ। ये बोल रहा है कि मेरे एक पाँव नहीं हो, तो दिख रहा पाँव है, झूठे। तो ये मानसिक बताते हैं, जो पकड़ में ही नहीं आ सकता है कि नहीं है, मुझे ये चल रहा है, मुझे वो चल रहा है। और एक बार तुमने ये बोल दिया तो अब तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया ना। मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी करा है, मुझसे तो मेरी बीमारी ने करा दिया। डोंट जज मी। ये क्या है, ये क्या है? मैंने थोड़ी करा है, मुझसे तो मेरी बीमारी ने करा दिया। मुझसे ऐसा हो जाता है उस समय। मुझे ना वो जब मेरे साथ वो वाला है ना, बोला मेनिया आता है मुझ पे, या वो फलाना फोबिया चढ़ जाता है, तब मैं ऐसा करने लग जाती हूँ। डोंट जज मी, डोंट जज मी। ये बहुत बहुत खतरनाक बातें हैं। ये तो मेरा खाना है, इट्स माई फूड, डोंट जज मी। हाउ कैन यू जज माई प्लेटर, माई प्लेट? वो जान है किसी की, तूने किसी को भी मार के खाया है और तू बोल रहा है डोंट जज मी। क्या मजाक चल रहा है? और ये समाज में स्वीकृत हो चुका है, ये कल्ट बन चुका है, ये न्यू एज ट्रुथ है, डोंट जज मी। मैं होता कौन हूं? कितनी आपने ह्यूमिलिटी दिखाई। मैं होता कौन हूं किसी को जज करने वाला? अच्छा, तो आपने ये चीज भी क्यों जज की कि होते कौन है जज करने वाले? ये भी एक जजमेंट है कि नहीं?
कि आई एम नोबडी टू जज एनीबडी, इज दिस इटसेल्फ नॉट अ जजमेंट? आपने अभी अभी अपनी हैसियत नापी कि नहीं नापी ये बोल करके कि मैं छोटा हूं या कि मैं वेल इक्विप्ड नहीं हूं किसी को जज करने के लिए? तो ये भी तो एक जजमेंट है ना, ये भी क्यों किया? होना यह चाहिए था कि आपसे कहा जाए जज राइटली, कहा जाना चाहिए था जज ऑनेस्टली। उसकी जगह आपको क्या कह दिया गया? डोंट जज। कुल मिलाकर के उद्देश्य बस एक, ना तुम मुझे मेरी खोट बताओ ना मैं तुम्हें तुम्हारी खोट बताऊंगा। अहंकार सर्वोपरि है, तुम वैसे जियो जैसे तुम्हारा अहंकार बोलता है और मैं वैसे जीऊंगा जैसे मुझे मेरा अहंकार बोलता है। मैं भी दुनिया का नाश पीटूंगा, तुम भी दुनिया का नाश पीटो, और दोनों एक दूसरे को जज नहीं करेंगे। समाज में इतनी बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं, इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि वो लोग जो जान रहे हैं कि ये बेवकूफ़ियाँ हैं, वो मुंह पे नहीं बोलते कि ये बेवकूफ़ी है। क्यों नहीं बोलते? अरे हम कैसे जज करें, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमसे कहा जाएगा ओ माय गॉड ही इज सो जजमेंटल। हाँ हूँ जजमेंटल, काले को काला सफ़ेद को सफ़ेद बोलूँगा। खुलेआम बदतमीजियाँ चल रही होंगी। ये एक धार्मिक स्थल है, ठीक, और अभी रात में यहाँ पर न जाने यहाँ क्या क्या बेवकूफ़ियाँ और वाहियात गाने ये सब चालू हो जाएंगे। आप लगा दीजिए अपना तर्क कि देखो उस गाने के पीछे ना ज़रूर उसके अतीत में छुपी हुई कोई दुर्घटना है, तो मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ? भाई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को फिर अस्पताल में होना चाहिए ना, वो गाने लगा के नाच क्यों रहा है? अगर वो उसको इतनी चोट लगी हुई दुर्घटना से, तो फिर उसको सही जगह पर रखा जाना चाहिए, क्वारंटाइन करो भाई, बेचारा दुर्घटनाग्रस्त है। आपके सामने जो कुछ हो रहा हो, अगर आप उसको सीधे सीधे बोल करके खुलेआम रोकना शुरू कर दें, टोकना शुरू कर दें, तो वो रुकेगा, उसे रुकना पड़ेगा। पर हम उसे स्वीकृति दे देते हैं। कैसे? मौन स्वीकृति, पैसिव एक्सेप्टेंस। हमारे सामने चल रहा है, हम कुछ बोलते नहीं। क्यों बोले? हु एम आई टू जज? ऋषिकेश में मांस मना है। आप जिस रेस्टोरेंट में बैठोगे, आपके बगल के टेबल और मटन बिरयानी चल रही है। हु एम आई टू जज? और धार्मिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर मना है। आप बोल दीजिए हु एम आई टू जज? क्या पता बकरे ने आत्महत्या ही करी हो। गंगा बीच पर वो प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है, कोई उन्हें कुछ बोलने वाला नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं आप जा करके वहां उन पर चीखें चिल्लाएं या कुछ करें, पर एक चीज कहती है सेज काउंसिल। समझते हैं सेज काउंसिल? किसी को जा करके उसके हित में कोई सलाह देना। इतना तो बोल सकते हो कि गंगा का तट इसलिए नहीं है कि तुम यहां पर अधनंगी होके अपना प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग कराओ। लोग यहां पर शांति, मौन और ध्यान के लिए आते हैं। तुम दोनों ये कर क्या रहे हो यहां पर? और ये बात चिल्ला करके या हिंसात्मक तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ और सज्जनता के साथ भी बोली जानी चाहिए या नहीं, पर आप नहीं बोलोगे हु एम आई टू जज? इन दोनों में प्यार इतना हो, क्या पता कि ये गंगा किनारे ही प्रेममय हो गए। बंटाधार हुआ जा रहा है सब कुछ इसीलिए क्योंकि हमने उन सब चीजों को मौन स्वीकृति दे रखी है। आवाज नहीं उठाएंगे, लगेगा हम होते कौन है, और वो खूब आवाज उठाते हैं।
ये शैतान के जितने एजेंट हैं, आप ज़रा सा कुछ इनके खिलाफ कर दीजिए, देखिए कितनी आवाज़ें उठाएंगे। मीडिया पर भी यही छाए हुए हैं, प्रेस पे यही छाए हुए हैं। ले दे करके तर्क एक है, कमजोरी को प्रश्रय देना है। क्या पता बेचारा ये इसलिए कर रहा हो क्योंकि ये मजबूर हो, हमें क्या पता इस बेचारे की स्थितियां क्या हैं इसलिए ये कर रहा है। इस तर्क के केंद्र में जान रहे हैं ना क्या है? क्या है? कमजोरी के प्रति बहुत सारी सहानुभूति, और वो सहानुभूति सिर्फ कमजोरी को बचाए रखने का काम करती है। झूठ के प्रति बहुत सारी सहानुभूति, झूठ बचा रह जाता है। नहीं जी, हम तो मीट मच्छी नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चे खाते हैं। वो क्या कर सकते हैं, उनकी भी तो अपनी ज़िंदगी है ना, अब तो उनको देखना, हम कैसे रोक टोक कर सकते हैं। लिबरल पेरेंट्स हैं भाई। हमने तो बस ये बोल रखा है, घर पे मत खाना, जब खाने का मन हुआ करे तो बाहर चले जाया करो। या हमने उनके बर्तन अलग कर दिए घर पे। बर्तन अलग करके जहर का नहीं पिला देते? अलग सा कटोरा हो, जहर का कटोरा। बोलो, बर्तन अलग करने से ही तुम पाप से मुक्त हो गए, तो एक मस्त कटोरा लाओ काले रंग का। बोलो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बर्तन तो अलग थे, उसमें हम चाय पीते थे। वो नुन्नू जा करके जहर पी आया काले कटोरे में, हम क्या कर सकते हैं? तब काहे नहीं बोलते उसकी मर्जी, हु एम आई टू जज? जहर पी रहा हो तो तब काहे नहीं रोकते हो? बोलो, तब तो जज कर लिया, तब कहां गई पर्सनल फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी? भाई एक आदमी का अपनी जान पर कुछ अधिकार होना चाहिए या नहीं? उसका पूरा अधिकार है, वो पी रहा है, तब काहे रोकने का? और अलग कटोरे में पी रहा है भाई, तब कैसे रोकने पहुंच जाते हो? और अगर तुमको पता है कि कुछ बातें गलत होती ही हैं, जैसे कि जहर पीना, तो वैसे ही तुम्हें यह क्यों नहीं पता कि कुछ और बातें भी गलत होती ही हैं? या सिर्फ एक ही चीज गलत होती है, जहर पीना? ये कौन सी फिलॉसफी है कि जहर पी रहा होगा कोई तब तो हम उसको रोक टोक सकते हैं, पर और वो दुनिया भर के कुकृत्य कर रहा होगा तो उसको रोक टोक नहीं सकते? सिर्फ जहर पीना ही गलत काम है, उसके अलावा नंबर 2 पर कोई गलत काम नहीं आता? और नहीं आता तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? फिर हमारी एक समस्या ये भी है कि हमें पता भी तो नहीं है ना कि किस चीज पे किसी को रोकें टोकें। मैं इतना जोर देकर इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पष्टता है, उसी स्पष्टता से मेरी ऊर्जा आ रही है। मैं जानता हूं कि कुछ गलत है, कुछ सही है। आप तो खुद ही अपने भीतर गुत्थम गुत्था हो, गड्ढ मड्ढ कंफ्यूज्ड, तो आपको लगता है क्या पता सही हो। कौन फालतू में कढ़ाई में सर डाले, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं ये ना निकल के आए कि ये जो लोग कर रहे थे वही सही था, हमने फालतू में विरोध करके अपनी बेइज्जती करा ली। लेकिन अगर आपके पास वो स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी, कन्विक्शन नहीं है, तो फिर जिंदगी भी आपकी बहुत बढ़िया नहीं चल रही होगी। आध्यात्मिक आदमी कभी निरपेक्ष नहीं खड़ा हो सकता कि वो तटस्थ खड़ा है और जो कुछ भी चल रहा है उसको चलने दे। ऐसे ही नहीं, इतने जानने वालों को, ज्ञानियों को इतिहास में यातनाएं दी गई, मृत्युदंड भी दिया गया,
इसलिए दिया गया क्योंकि वो खड़े हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं बात हमें दिख गई है, अब अनदेखा कैसे कर दें। थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि एक धार्मिक मूल्य है या संस्कार की बात है सच बोलना, आपने कहा था। सच बोलोगे तो तब ना जब पहले सच दिखाई देगा, और सच का दिखाई देना प्रतिपल होता है। आपको अभी नीचे उतरोगे सड़क पे नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? सड़क पे नहीं दिख रहा, घर पे दिख जाएगा अपने। ये ऐसी सी बात है कि मेरी जो आंखें हैं ना वो सड़क पे नहीं देख पाती पर घर आते ही देखने लग जाती हैं। ये कौन सी फर्जी आंख है? दिखेगा तो यत्र तत्र सर्वत्र दिखेगा, फिर खतरा हो जाता है। कहे कि सड़क पे दिख गया तो चलो कोई बात नहीं, अनजाने बेगाने लोग थे उनको टोक दिया, अब घर पे जाके कैसे टोकेंगे? वहां पतिदेव बैठे हुए हैं, उनको टोका तो खतरा है। तो फिर हम कहते हैं जब पतिदेव को नहीं टोक सकते तो सड़क वालों को भी नहीं टोकेंगे, सुरक्षित रहो। हम किसी को नहीं टोकेंगे और बोल देंगे मैं तो बहुत लिबरल आदमी हूं, मैं टोका टोकी नहीं करता। भाई सबको सबकी फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये सब आपको सामान्य लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतना पुराना इतिहास है आदमी का, और उससे कहीं ज़्यादा पुराना इतिहास है जीवन का, और उससे कहीं ज़्यादा पुराना इतिहास है पृथ्वी का, और उससे भी और ज़्यादा पुराना इतिहास है ब्रह्मांड का। हाँ, इंसान तो एकदम उसमें सबसे नया नया है, फिर भी इंसान का बहुत पुराना इतिहास है, लाखों वर्षों का। वो जो लाखों वर्षों का हमारा इतिहास है वो कुछ दशकों में हम खत्म किए दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कहाँ लाखों साल और कहाँ कुछ दशक, 40-50 साल, 60 या 70 साल, इतने में हम सब साफ करे दे रहे हैं, सब खत्म। उन्नीस 1980 के बाद से पृथ्वी की जो दुर्दशा हुई है वो पिछले लाखों करोड़ों साल में कभी नहीं हुई भी थी तो बाहरी घटनाओं के कारण हुई थी। बहुत बड़ा कोई पत्थर आकर के साइबेरिया में गिर गया, मैक्सिको में गिर गया, तो बाहरी चीज थी, रोक नहीं सकते। पर किसी जीव या किसी प्रजाति ने इस ग्रह को इतनी क्षति लाखों करोड़ों सालों में नहीं पहुंचाई थी जितनी हमने पिछले 10-20 साल में पहुंचा दी है। आप सोचिए तो कि हम कितने गलत फिलॉसफी के साथ जी रहे होंगे। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी वैल्यूज से ही तो आ रहा है ना। तो सोचिए तो कि इस युग की, इस समय की, इस एज की जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, वो कितने गलत होंगे कि इतना जबरदस्त डिवास्टेशन, संहार हमने पृथ्वी पर ला दिया है, ला देंगे नहीं, ला दिया है। और उसके बाद हमें लगता है सब नॉर्मल ही तो है, सब नॉर्मल ही तो है, ऑल स्कूल नॉर्मल है।